भूतिया पति पत्नी की हीरो की खेती। सुबह सुबह राजू साइकिल पर घंटी बजाते हुए दामोदर के घर पर रुकता है और खटखटाते हुए कहता है, अरे ओ दामोदर साहब, दूध ले लीजिए, ताजा ताजा दूध। तभी दामोदर की पत्नी सुहाना आवाज लगाकर कहती है, अरे वो दूध वाले भैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जरा दरवाजे पर जोर से धक्का मारो, दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा मालकिन, खोलता हूँ। तभी राजू जोर से दरवाजा खोलता है कि सुहाना पर गिर पड़ता है और कहता है, अरे अरे बाप रे, ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा और कड़वा कड़वा मुंह क्यों हो गया मेरा। अरे ओ दूध वाले भैया, तनिक हटी जाई, मैं पिचक गई हूँ और मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी। ई का मतलब हमरे मुंह में मेहंदी लग गई वाह, माफ करना मालकिन। और ये क्या, मेरे तो सारे दूध का सत्यानाश हो गया। अरे आराम से नहीं आ सकते थे, अपना भी नुकसान करवा दिया और मेरा भी। अब सीधे जाओ और यहाँ से मुंह धो लो। जी 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 मालकिन। राजू ये कहकर आगे चला जाता है और टकले मोटे दांत टूटे हुए दामोदर के कमरे में घुस जाता है, जहाँ वो हाथ में हीरे को लेकर देखते हुए कहता है, अरे वाह वाह वाह, अपने इस हीरो को तो मैं अपने टूटे हुए दांतों की जगह में जड़वा लूंगा। लोगों के पास सोने का दांत होता है और मैं हीरे का दांत लगवाऊंगा। लंगूर के मुंह में अंगूर, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। वैसे भी मोटे टकले भद्दे वाले इंसान के अगर दांत में हीरा भी जड़वा दिया जाए तो भी वो बदसूरत का बदसूरत ही लगेगा। अगर मैं इससे चोरी कर लूंगा तो मैं और मेरी पत्नी आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। इतना महंगा करोड़ों का तो होगा ये कोहिनूर हीरा। इसे यहाँ रख देता हूँ, जल्दी से पानी पी कर आता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। दामोदर हीरा रखकर वहां से चला जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए राजू उस हीरे को अपने कब्जे में कर लेता है और खिड़की से भाग जाता है। तभी दामोदर रखे हुए टेबल पर हीरे को उठाता है, मगर उसे वो नजर नहीं आता। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है और बौखलाते हुए कहता है, अरे बाप रे, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। यहाँ मैंने अपने 2-3 हीरो को रखा था, पर वो तो यहाँ पर है नहीं। कौन ले गया आखिर? अरे ये खिड़की तो बंद थी, अब खुली कैसे है? सुहाना, अरे तनिक इधर आओ। तभी सुहाना आकर कहती है, अजी क्या हुआ है? क्यों घर को सर पर उठा लिया है जो इतना चिल्लाए जा रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? अरे मेरे करोड़ों के हीरे यहाँ पर नहीं है। अब तुमने किसी को घर में घुसाया होगा जो मेरी खिड़की से कूद कर भाग गया। अरे भला मैं किसी को क्यों आपके कमरे तक भेजूंगी? अरे हाँ, अभी दूध वाला आया था, कहीं उसी ने तो आपके हीरे नहीं चुरा लिए? जहाँ ये दोनों दूध वाले के बारे में जानकारी पता कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दूध वाला राजू अपनी पत्नी कांता को हीरे दिखाते हुए कहता है, कांता, अब तो हमारी जिंदगी बन गई है। इन हीरो से अब हम अमीर हो गए हैं। इन्हें बेचकर हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे बाप रे बाप, अगा भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये असली के हीरे हैं ना बाबा? अरे हाँ कांता, काहे टेंशन लेती हो? अब मुझे दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों कल सुबह यहाँ से हीरे लेकर निकल जाएंगे। जी ठीक है। ये कहकर वो दोनों जश्न मनाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रवाना होते ही हैं। दामोदर और उसकी पत्नी सुहाना यहाँ आकर धावा बोल देते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें क्या लगा था, हमें बेवकूफ बनाकर तुम हमारे हीरे लूटकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे? नहीं, तुमने गलत सोचा था। चलो चलो, हमारे हीरे वापस करो, वरना हमें छीनना भी आता है। कांता, कुछ भी हो जाए तुम ये हीरे मत देना, हम भाग जाएंगे यहाँ से। जी ठीक है। हीरे कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए, मेरी मुट्ठी में ही है हीरे। ये बोलकर वो दोनों भागते ही हैं कि दामोदर और सुहाना उन दोनों को रोकने के लिए भारी पत्थर को सर पर मारते हैं, जिससे उन दोनों के सर से बहुत खून निकलने लगता है और दामोदर उसकी मुट्ठी से हीरे छीन कर कहता है, बड़ा आए थे मुझसे मेरे प्यारे से हीरे छीनने वाले। अच्छा हुआ दोनों यहीं मर गए, चोर कहीं के। दामोदर, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। ये कहते ही दोनों पति पत्नी अपना दम तोड़ देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद दामोदर और उसकी पत्नी दोनों की लाश को उसी जमीन में दफना देते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन बाद वो अपनी लाश से चुड़ैल और भूत बनकर निकलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो बहुत कुछ सोचा था, पर उल्टा ही हो गया और हम दोनों की जान चली गई। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस हीरे के लालच में हम दोनों की जान चली गई। राजू जी, वो देखिए,
मेरी मुट्ठी के ऊपर एक पौधा उगा हुआ है। भला ये कैसे आ गया? मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, जरा देखो तो सही, और तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है भी। चुड़ैल अपनी लाश की मुट्ठी खोलती है तो पाती है कि एक हीरा उसके हाथ में ही रह जाता है और उस पौधे पर 4-5 हीरे लटके होते हैं। तभी दोनों भूत और चुड़ैल अपनी अटकलें लगाते हुए कहते हैं, कांता, मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे हाथ से सारे हीरे ले नहीं पाए। फिर हमारी हीरे की अधूरी इच्छा से भी हो सकता है कि ये हीरे का पौधा उगाया हो। आप बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों ना मैं इन हीरों को और मिट्टी में दबा दूं, जिससे यहाँ और हीरे के पौधे होंगे और उसकी खेती करके हम लोगों का भला करेंगे। हमने जो चोरी की थी उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है, वरना हमारी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तुम सही कहती हो। तभी दोनों भूत और चुड़ैल हीरे को उस खेत में दबा देते हैं और पानी डालते हैं। 2-4 दिन बाद वहाँ पर भी हीरे का पौधा उग जाता है, जो कि हीरे के साथ पौधा भी चमकदार होता है। उस हीरे के पौधे को उखाड़ते ही कांता कहती है, अजी देखिए तो, एक तरह से हमारे हीरे का सपना पूरा हो ही गया। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो बिल्कुल। मैं इन हीरो को निकाल कर रख लेती हूँ, फिर हम इन्हें बेचने के बाद मिले पैसों से गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे और उन्हें खाना खिलाएंगे। हाँ भगवान, हमारे पश्चाताप करने का अब यही जरिया बचा है। तभी वो हीरे निकालने के बाद भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर सुनार को बेच देते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे ढेर सारा खाने का सामान लाकर मंदिर के बाहर बैठे और सीढ़ियों पर बैठे असहाय गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तभी बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहती है, पता है बेटा, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया था हमें, पर तुम लोगों ने दे दिया। भगवान तुम दोनों पति पत्नी को खुश रखे, तुम्हारी इच्छा को पूरा करे। शुक्रिया दादी, आपने हमें इतना कह दिया, हमारे लिए वही बहुत है। तभी 2 बच्चे आकर उनसे कहते हैं, अंकल आंटी हमारी मदद कीजिए, हमारी मम्मी पापा बहुत बीमार हैं और हमारे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कल सुबह के बाद हमने तब से कुछ नहीं खाया, हमारी मदद कीजिए। हाँ अंकल आंटी। अरे बच्चों, ऐसे रोते नहीं हैं, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। सुनिए जी, इन हीरे के पैसों से इनके घर का राशन भर देते हैं और कुछ पैसे भी दे देते हैं उनके माता पिता का इलाज करवाने के लिए। हाँ ठीक है। ये कहते ही दोनों भूत और चुड़ैल उन बच्चों के घर पहुंच जाते हैं और उनके घर की सफाई करके घर की हालत को ठीक करते हैं और उन्हें पैसे देकर बोलते हैं, बच्चों देखो अब तुम्हारा घर कितना चमक रहा है और ये जो तुम्हें पैसे दिए हैं इससे अपने मम्मी पापा का इलाज करवा कर अच्छे से रखना, और ये कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे घर में इतना काम कर दिया और ये सब भी दे दिया। कैसे आपका एहसान चुकाऊं? अरे कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके। अच्छा अब हम दोनों चलते हैं। इस तरह वो भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर लोगों की मदद करते हैं। तभी एक बुढ़िया रोते हुए उनके पास आती है और कहती है, बच्चों मैंने सुना है तुम सब लोगों की मदद करते हो, मेरी भी मदद कर दो। कल मेरी बेटी की शादी है और उसके ससुराल वालों ने हीरो का हार और कंगन की मांग की है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, वरना मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ हाँ माँ जी, हीरे के कंगन और हार का क्या, हीरो के झुमके भी देंगे हम आपको, आप रोइए मत, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। ये बोलते ही चुड़ैल सुनार को हीरे देकर हीरो का हार, झुमका, अंगूठी सब बनवा कर उस बुढ़िया को दे देती है, जिसके बाद वो बुढ़िया उनकी शुक्रगुजार होकर चली जाती है। गरीब लोगों की मदद कर चुड़ैल और भूत अपने चोरी का पश्चाताप कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जामुन की खेती और चुड़ैल। अरे भाई साहब क्या बताऊं, चारों तरफ सूखा पड़ा है। अगर गांव में पानी की कमी पूरी नहीं हुई तो हम अपनी जामुन की खेती किस तरह करेंगे? अरे हमें मुखिया से बात करनी होगी, अब मुखिया ही हमारी किसी समस्या का समाधान कर सकता है। अरे मुखिया तो बहुत लालची है, जामुन की खेती करने के लिए अगर पानी मांगा तो हमसे पैसे मांगेंगे।
हमें तो ये समझ नहीं आता कि पानी के लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है। अगर इसी तरह हम लोग पैसे ही देते रहे तो हम कमाएंगे क्या? हमारी एक बिटिया भी है, हमें उसकी शादी भी करनी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर रतन अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी श्वेता उसके लिए खाना तैयार करके रखती है। दूसरी तरफ श्वेता की माँ कमला बेचारी बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है। अरे बेटी श्वेता, कहाँ है तू? मुझे एक गिलास पानी पिला दे, बहुत जोरों की प्यास लगी है। तभी श्वेता एक गिलास में पानी लेकर आती है और अपनी माँ कमला को हाथ का सहारा लगाकर उठाती है और उन्हें पानी पिलाने लगती है। ये लो माँ, पानी पी लो, और मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर दवाई ले लेना। ठीक है मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं दवाई ले लूंगी। तभी बेचारा रतन थका हारा घर पर पहुंचता है। अपने पिता को देखकर श्वेता उनके लिए भी एक गिलास पानी लेकर आती है और उन्हें पानी दे देती है। पानी पीने के बाद रतन कहता है, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे जामुन की खेती के लिए हमारे पास पानी नहीं है। अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा तो जामुन कैसे उगेंगे? पिताजी, इस विषय में तो आपको मुखिया जी से बात करनी चाहिए, वही पानी हमें दे सकते हैं। अरे बेटी, तुझे क्या बताऊं, अब मुखिया बहुत लालची है, बिना पैसे लिए हमें पानी नहीं देगा, उसके लिए हमें उसे पैसे देने होंगे। लेकिन पिताजी, एक बार बात तो हमें करनी ही होगी, क्योंकि हम लोग कब तक पानी के लिए पैसा देते रहेंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं मुखिया से बात करूंगी। श्वेता अपने पिता रतन को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रतन अपनी बेटी श्वेता के साथ मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से बात करने लगता है। मुखिया जी, हमारी समस्या को दूर कर दीजिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो जामुन की खेती कैसे होगी? अरे तू तो जानता है ना, पानी के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। अगर तू कर दे सकता है तो ला दे, मैं तुझे पानी दे दूंगा। मुखिया की ये बात सुनते ही श्वेता मुखिया से कहती है, लेकिन मुखिया जी, आप हमसे पानी के लिए कर कैसे ले सकते हैं? आप तो जानते हैं ना, पानी एक अनमोल रत्न है जिसका कोई मोल नहीं। आप ऐसी चीज के लिए हमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे तू तो बहुत बोल रही है। देख लड़की, हमारे गांव में मैं मुखिया हूँ और जो मैं कहूँगा वही सबको करना पड़ेगा। अगर मैंने पानी के ऊपर कर लगाया है तो लगाया है, तुम सभी को वो देना ही पड़ेगा। श्वेता कई बार मुखिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुखिया उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपने पिता रतन को वापस ले आती है। जिसके बाद वो गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें मुखिया के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे गांव वालों, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे तुम सभी लोग पानी के लिए कर क्यों दे रहे हो? पानी तो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, हम इसके लिए पैसे नहीं दे सकते। हमें मुखिया को ऐसा करने से रोकना होगा। गांव के सभी लोग श्वेता की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं, जिसके बाद श्वेता धीरे धीरे अपनी एक टीम बनाने लगती है। कुछ दिन बाद श्वेता गांव के सभी लोगों को ले जाकर मुखिया के घर पर लाकर खड़ा कर देती है, जिसके बाद सभी लोग मुखिया के खिलाफ बोलने लगते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो सरासर गलत है कि आप पानी के लिए हमसे कर ले रहे हैं। हम पानी के लिए कर नहीं देंगे। देखिए मुखिया जी, हम लोग वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं। अगर इस गांव में पानी के पीछे कर लगा दिया गया तो लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगेंगे। कम से कम वहां हमें कर तो नहीं देना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों को अपने खिलाफ आवाज उठाते हुए देख मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद मुखिया ना चाहते हुए भी गांव के लोगों की बात मान लेता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो श्वेता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। देखो, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें पानी के लिए कोई कर नहीं देना होगा। जितना पानी चाहे तुम इस्तेमाल करना, करो, ठीक है? ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है, जिसके बाद गांव के लोग खुशी खुशी वापस अपने घरों में चले जाते हैं। वहीं श्वेता भी बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ मुखिया अपने कुछ गुंडों को बुलाकर उनसे कहता है, इस लड़की ने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जाओ और उस लड़की को जान से मार दो। आज की रात इस लड़की की आखिरी रात होनी चाहिए। जैसे ही रात होती है, मुखिया के गुंडे श्वेता के घर पहुंच जाते हैं और चुपके से श्वेता के कमरे में जाकर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मार देते हैं। बेचारी श्वेता तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं।
लेकिन श्वेता के मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग अपनी जामुन की खेती करने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रतन भी अपने खेत में खेती कर रहा होता है। हल चलाते चलाते अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी श्वेता की चुड़ैल वहां प्रकट होती है। अरे ये क्या पिताजी, आपका तो बहुत बुरा हाल है, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर चुड़ैल सबसे पहले तो अपने पिता को एक पेड़ की छांव में बैठा देती है, जिसके बाद वो जामुन की खेती में खेत करना शुरू कर देती है। लगता है पिताजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक पिताजी होश में आते हैं तब तक मैं उनके हिस्से का काम कर लेती हूँ। चुड़ैल जामुन की खेती करती रहती है। तभी थोड़ी ही देर में रतन को होश आ जाता है और वो अपने जामुन के खेत में चुड़ैल को खेती करते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में एक चुड़ैल खेती कर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुझे इसे भगाना होगा। ऐसा सोचकर रतन चुड़ैल के पास जाता है और उसे कहने लगता है, कौन है तू चुड़ैल, और यहाँ क्या कर रही है? चली जा मेरे खेतों से, आखिर तू चाहती क्या है? अरे बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरे जामुन के खेतों के लिए पानी मिला है, अब उसके ऊपर पानी मत फेर। पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी श्वेता हूँ। कल रात मुखिया के गुंडों ने आकर मुझे जान से मार दिया। मेरी लाश अभी भी मेरे कमरे में पड़ी है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। चुड़ैल की ये बात सुनते ही रतन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय उसकी पत्नी रोते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, अजी जल्दी से चलिए, हमारी बिटिया श्वेता को पता नहीं क्या हो गया है। मैं सुबह से उसका कमरा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रही। चुड़ैल केवल उसके पिता रतन को ही दिखाई देती है, कमला उसे देख नहीं पाती। जिसके बाद रतन तुरंत कमला के साथ घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बेटी उसे कमरे में मरी हुई दिखाई देती है। तभी चुड़ैल रतन से कहती है, पिताजी, मुझे मारने वाला और कोई नहीं, गांव का मुखिया ही है, उसी ने अपने गुंडे भेजे थे। पिताजी मेरी बात मानो, मुखिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दो, नहीं तो अगली बार फिर किसी गांव की लड़की की मृत्यु हो जाएगी और आप ऐसे ही देखते रह जाओगे। अपनी चुड़ैल बेटी की बात मानकर रतन बिना समय बर्बाद किए पुलिस कंप्लेंट लिखवा देता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। श्वेता की चुड़ैल केवल रतन को ही दिखाई देती थी, इसलिए रतन अपनी चुड़ैल बेटी के साथ अपनी खेतों में अक्सर खेतीबाड़ी करता रहता था। गेहूं की फसल काटने वाली चुड़ैल। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उस हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़िए की आवाज भी आ रही थी। सीलमपुर गांव के किनारे एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल के अंदर 3 चुड़ैल बैठकर फसल काट रही थी। उन 3 चुड़ैल में से 2 चुड़ैल प्रेग्नेंट थी और 1 चुड़ैल मामूली चुड़ैल थी। तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल काट रही थी कि तभी चांदनी चुड़ैल बोलती है, आयो दादा, अरे बड़की चुड़ैल, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई, साथ ही साथ मेरे पेट का बाबू भी थक गया। बाबू थक गया या फिर तू थक गई? अरे संजू बहन, अब चांदनी बहन थकेगी तो बाबू भी थकेगा ना। वैसे उसके साथ साथ तो मैं भी थक गई हूँ। अब चांदनी बहन के साथ साथ मुझे भी प्यास लग गई है। वैसे भूख मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई मनुष्य यहाँ आता है तो तुम दोनों उसका खून पीना और मैं उसका मांस खा लूंगी। इस तरह तुम दोनों अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। उसकी बात से चांदनी और रागिनी चुड़ैल सहमत हो जाती है और वो तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल के अंदर बैठ जाती है। तभी वहां से एक राम नाम का लड़का मगन गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। ओ चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। राम की खुशबू उन तीनों चुड़ैल तक पहुंच जाती है और उसकी खुशबू को सूंघकर चांदनी बोलती है, अरे संजू बहन, मुझे किसी इंसानी खून की खुशबू आ रही है। मेरी तलब अब और बढ़ती ही जा रही है। जाओ, जाकर जल्दी से उस इंसान को हमारे पास ले आओ। अब मैं उसकी खुशबू से मदहोश हो रही हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हाँ चांदनी चुड़ैल बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे संजू बहन, प्लीज ना, हम दोनों तो प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तुम जाओ और जाकर उस इंसान को ले आओ। हम लोगों से अब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, हमें खून चाहिए, खून।
उन दोनों की बात सुनकर संजू चुड़ैल हवा में उड़कर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे राम दिखाई देता है और वो अचानक ही राम के पास आ जाती है। चुड़ैल को देख राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चुड़ैल को देख राम डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, अरे यहाँ तो चुड़ैल है। अरे बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि मेरे गेहूं के खेत में चुड़ैल होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राम जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर राम वहाँ से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल गाना गाते हुए उससे बोलती है, एक तो कम जिंदगानी, उस पे भी कम है जवानी, जब तक जोश में जवानी तब तक खून में रवानी। चुड़ैल, तू कौन है? तुम मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल। नहीं राम, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी 2 बहनें प्यासी हैं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। और वैसे भी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दिया था। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से राम की गर्दन पकड़कर तोड़ देती है और उसकी लाश को ले जाकर अपनी दोनों बहनों के सामने रख देती है। पैर पर काट कर रागिनी चुड़ैल उसका खून पीने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल चांदनी राम की गर्दन पर काटकर खून पीने लगती है। और जब राम के शरीर का खून पूरी तरह सूख जाता है तो संजू चुड़ैल उसके शरीर को खा जाती है और अपने मुंह से हड्डियां उगलने लगती है। राम को खाने के बाद वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर अपनी फसल को काटने लगती हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है वैसे ही रागिनी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, सुबह होने वाली है, जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। सभी चुड़ैल उससे सहमत होती हैं और गायब हो जाती हैं और इस तरह अब एक बार फिर रात होती है और वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं। इस तरह अगर उस फसल के पास कोई भी आदमी या औरत आता तो वो तीनों चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। वो तीनों चुड़ैल उन सभी को एक भयंकर मौत मार देती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजू नाम की एक औरत उस गेहूं की फसल के आगे से जा रही थी कि तभी रागिनी चुड़ैल उस औरत के सामने आ जाती है और उस औरत के ऊपर हमला करने जाती है। जैसे ही वो औरत उस औरत के ऊपर हमला करती है वैसे ही रागिनी को एक झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। झटका लगने की वजह से रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक सिद्ध पंडित की पत्नी हूँ। मेरे गले में जो माता रानी का लॉकेट है वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। मैं जानती थी कि यहाँ पर 3 चुड़ैलें हैं और वो चुड़ैल यहाँ हर उस इंसान को मार देती है जो इधर से गुजरता है। तो मुझे सच बता दे कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम इंसानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसका ये सवाल सुनकर रागिनी के पास उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं और अंजू के सवाल का जवाब देते हुए संजू बोलती है, आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी दोनों बहनें बहुत ही गरीब थे। मेरी दोनों बहनों की पतियों ने उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम तीनों ने हार नहीं मानी। हम तीनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक राम कहता है, रागिनी, संजू और चांदनी, यदि तुम तीनों ने रात के समय मेरी इस गेहूं की फसल को अच्छी तरह काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने को बोल रहा हूँ। अगर तुम रात के समय ठीक समय पर फसल काट देती हो तो मेरी फसल बच जाएगी। राम की बात से तीनों बहनें सहमत होती हैं और फसल काटने लगती हैं। कुछ ही देर बाद भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इतनी भयंकर थी कि आसमान फट जाता है और बिजली उन तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और वो तीनों एक झटके में ही मर जाती है। और इस तरह हमारी मौत हो गई। हमने इस खेत के मालिक को मार दिया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो तीनों चुड़ैल अंजू को अपनी कहानी बता रही थी और वो अपनी आप बीती बताने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने सूरज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जैसी सुबह हुई और सूरज की पहली रोशनी उन तीनों पर पड़ी वैसे ही तीनों जलने लगी। वो देख चुड़ैल बोलती है, तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रखियो हम वापस आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन सिर्फ इस खेत तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि तेरे पूरे गांव को तबाह करने के लिए आएंगे। इतना बोलते बोलते वो चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह अब उस गेहूं के खेत को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद अब किसी की भी मौत उस गेहूं के खेत में नहीं हुई और अंजू भी अपने घर जाकर अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। अरे अरे ओ चुड़ैल, हमका छोड़ दियो। नहीं रे, हम तो का नहीं छोड़ेंगे।
काहे कि हम तोहरे घर से ज्यादा मछलियाँ लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तूने हमको देख लिया। अब तो तू अपनी जान से जाएगा रे। सोहन अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती और उसको एक भयानक मौत दे देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसकी मछलियों को बोरे में बांधकर बाजार में ले जाती है और एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। बसंती की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो गांव वाले अपने घरों के बाहर आकर आपस में बोलते हैं, अरे इतनी रात को आखिर अपने गांव में मछलियों को कौन बेच रहा है? अरे भैया हम क्या जाने। अरे जब पता नहीं तो एका पता लगाई का पाड़ी ना। इतना कहकर राज और चांद मछली मार्केट जाते हैं, जहां पर उन्हें बसंती की आवाज सुनाई देती है। बसंती की आवाज सुनकर वो दोनों बसंती की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, अयो बसंती काकी, ई कैसन मछलियां देवत हो काकी? काकी तोहार मछलियां तो बहुत झकास लागत है। वैसे तो इतनी रात को मछली काहे बेच रही हो? तो फिर काहे के लिए खरीदत नहीं हो? अरे वो हमार घर में पैसा नहीं है, यही खातिर हम रात के समय मछली बेचत हैं। अब बस भी करियो काकी, रुलाई के मानेगी का? चलो आप दे दियो 3 किलो मछलियाँ। सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। कोई प्याले में खून पी रहा था तो कोई किसी को चीर कर बाहुबली बन रहा था। जो भी शांत आत्माएं भूत और चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें उस दुनिया के आतंकवादी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी किसी की उंगलियां काट रहे थे तो कभी उनकी आंखों को बाहर निकाल कर खेल रहे थे। देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे। बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी छाया की एक दोस्त हैंड पंप चलाती है, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है। छाया की दोस्त उस खून को एक प्याले में भरकर छाया के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद छाया उस प्याले को भूत को जबरदस्ती पिलाने लगती है। जैसे ही भूत उस प्याले का खून पीता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो जाती हैं और वो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। ये क्या पिलाया है तुमने? मुझे इसको पीते ही मेरे शरीर में ऐसे करंट दौड़ रहा है जैसे मानो 440 वोल्ट मुझे लग गया हो। बहुत आनंद आ रहा है। यही तो हमारी भूत और चुड़ैल दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जो इसे पीता है वो हमारी तरह अमर हो जाता है। अब मौज करो। चुड़ैल और भूत की दुनिया का खून पीकर भूत के अंदर अचानक से कई सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद भूत काफी ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगता है। तभी एक भयानक चुड़ैल उस भूत के पास आती है और उसे कहती है, ले लो भैया। ओफो, क्या बात है, धुराटे काट रहे हो? अब मैं यहाँ सबके धुराटे कटवाऊंगा। ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी?
देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं, हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा। हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनके दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहाँ से हैं? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई दुर्राटेदार स्वाद है इन लोगों का, बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो? जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है। उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद राम तांत्रिक बाबा को अपनी साइकिल पर बैठाता है और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलोवतम लंब्यम भुजंगतुम मलाक्यम डमन 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 निनाद वर्डमुन्य चकार टंद कांडगम तनोतना शिवा शिवम। बाबा के मंत्र को सुनते ही सभी भूत और चुड़ैल तड़पने लगते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहता है तो बता दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? हम अपनी दुनिया में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि धरती के लोगों को परेशान कर ले। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने इन गांव वालों को। अब तुम्हें इसका सबक मिलना बहुत जरूरी है।
ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का उपचार करते हैं और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों के नाम की आहुति दे देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैल अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। रूम नंबर 13। रात के 9 बज रहे थे। चारों दोस्त पीठ पर बैग टांगे सुनसान सड़क पर चल रहे थे, क्योंकि मनाली की बर्फ से आगे का रास्ता जाम हो गया था, जिस वजह से वो आगे कुछ दिनों के लिए कहीं जा नहीं सकते थे। इसलिए वापस उसी ग्रैंड होटल में चले जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं, एक्सक्यूज मी, अभी हमने रूम नंबर 201, 203 चेकआउट किया था, क्या वही रूम्स हमें फिर से मिल सकते हैं? ओह सॉरी सर, बट वो रूम फिल हो चुके हैं। अब तो यहाँ कोई रूम नहीं है। आपके रूम में कोई और रह रहा है क्या? 3 घंटे में आपका रूम फिल हो गया? मैम, टूरिस्ट प्लेस है ना, तो रूम जल्दी ही बुक हो जाते हैं। साहिल उसके दोस्त रिसेप्शनिस्ट से बात कर ही रहे थे कि वहाँ मैनेजर आ जाता है और कहता है, एनी इशू सर, प्लीज टेल मी, आई विल सॉल्व दिस। जी, हमने 3 घंटे पहले आकर रूम छोड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ वक्त के लिए और स्टे करना है। ओह सॉरी सर, और रूम तो बुक हो चुके हैं, एक ही रूम है। अगर आप चाहो तो चारों उस एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए रात के लिए, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। यार एक ही रूम में रहना पड़ेगा, बता क्या करें? ओके, कोई बात नहीं, रात क्या 1-2 दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, रह लेंगे जैसे तैसे। चारों दोस्त एक ही रूम में रहने के लिए मान जाते हैं और मैनेजर उनसे ज्यादा पैसे लेकर उन्हें रूम नंबर 13 दे देता है और कहता है, आपकी की है रूम नंबर 13 की, और स्टाफ बॉय सबका सामान रूम तक पहुंचा दीजिए। आपने बोला रूम नंबर 13, मैंने सुना है होटल के रूम नंबर 13 अक्सर नहीं होते हैं, फिर आपके होटल में कैसे है? मैडम, हम इस तरह की बातें नहीं मानते हैं कि रूम नंबर 13 अशुभ है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैनेजर की बात सुन चारों रूम नंबर 13 में आ जाते हैं। 2 सोफे और 2 बेड पर बैठकर कहते हैं, तुमने सुना है ना कि रूम नंबर 13 कितना हॉन्टेड रूम होता है, यहाँ नेगेटिव वाइब्स होती हैं, कहीं हमें कुछ हो गया तो? हाँ मिहिर, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है। अरे तुम इतना परेशान मत हो, चिल करो यार, कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ सोचने वाली बात है कि रूम नंबर 13 अशुभ होता है, या दुनिया के किसी भी होटल में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा एडवेंचर समझकर मजे कर लेना। हाँ, साहिल ठीक कह रहा है, मैं भी एडवेंचर हूँ इस रूम में, इसीलिए कोई इस रूम में आने ही नहीं देता। तुम दोनों पागल हो गए हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चारों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से रूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देखकर मिहिर और अंशिका डर जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से लाइट जल जाती है और दोनों कहते हैं, यार बोला था ना यहाँ मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। देख लिया ना, इस रूम में आते ही कैसी डरावनी चीजें हो रही है। रिलैक्स यार, क्या पता बल्ब खराब हो रहा हो या लाइट जा रही हो। चिल गाइस। अच्छा अंशिका, तू बैग उस तरफ रख दे, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर ईशा बाथरूम में जाती है। तभी वो अपने सामने खून से भरे टब को देखती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, बोलो। हाँ ईशा, बताना क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही है? खून देखा मैंने उस टब में। अरे ईशा डर मत, अपनी आंखें खोल, देख कुछ भी नहीं है, पानी भरा हुआ है टब में, खून नहीं। लगता है तू थकान की वजह से इनकी बातों में आ रही है, रेस्ट कर, आजा। कुछ देर बाद चारों सो रहे होते हैं तो उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज आती है। तभी मिहिर की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके सामने की दीवार पर जो हिरन टंगा है उसकी आंखें लाल लाइट की तरह चमक रही हैं। भूत भूत भूत, बचाओ, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर तीनों जाग जाते हैं। तभी चुड़ैल एकदम से मिहिर का पैर पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर जाती है। तीनों दोस्त बाथरूम के दरवाजे पर खटखट करते हुए खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में उस दरवाजे से मिहिर की बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, साहिल, अंशिका, ईशा, मुझे बचा लो यार, ये मार डालेगी मुझे। यार मैंने बोला था ना, इस 13 रूम नंबर में नहीं आना चाहिए। देखा क्या हुआ, कहीं मिहिर को कुछ ना हो जाए। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। इतने में दरवाजा खुल जाता है, जहां तीनों अंदर जाकर देखते हैं कि मिहिर की बहुत बुरी तरीके से मौत हो चुकी है। जमीन पर सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था।
इस हादसे के बाद तीनों दोस्त डर जाते हैं और वो रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में उस रूम में जितने भी सामान, बेड, सोफा सब हवा में उछलने लगता है। ये देखकर तीनों में और खौफ बैठ जाता है और फिर ईशा रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। प्लीज 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 हमारी मदद कीजिए, ये रूम बहुत हॉन्टेड है। इस रूम नंबर 13 में जरूर कुछ तो है जो अजीब अजीब हो रहा है। प्लीज हमें बचाइए। मैम, आप ये क्या बातें कर रही हैं? हमारे होटल में तो 13 रूम नंबर का कोई रूम नहीं है। अरे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने ही तो हमारा सामान यहाँ रखवाया था। इतने में फोन कट जाता है और चुड़ैल उसके पास आकर कहती है, तुम तीनों इस रूम में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम सबको एक एक करके मैं मार डालूंगी। फोन करना था ना तुझे, अब तू तो गई। नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो। ना ना ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे शिकार हो तुम। कब से इंतजार कर रही थी मैं कि इस रूम में कोई आए, लेकिन बरसों बाद तुम आ ही गए। अब तो मार कर ही रहूंगी। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल ईशा और अंशिका को भी मार डालती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार डाला। क्यों मार डाला? कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। पता है कब से भटक रही है मेरी आत्मा इस 13 रूम नंबर में? पूरे 2 साल से, क्योंकि इस होटल के ओनर ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर मुझे मार डाला। उसी के बाद से मेरी आत्मा भटकने लग गई। जरूर पैसों के लालच में ही उस मैनेजर ने तुम चारों को यहाँ भेजो होगा। अब तू भी मरेगा। प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, जाने दो मुझे। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मार दिया ना। साहिल इतना कहते कहते उस दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। भागते भागते मैनेजर की लाश से टकराकर गिर जाता है। तभी उसके सामने डरावनी रिसेप्शनिस्ट आती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह साहिल होटल से भागते भागते एक आदमी से टकराता है और कहता है, भूत है उस होटल में। साहब, उस होटल में सारे मरे हुए लोग हैं। आप वहां क्यों गए? सालों से वो होटल बंद है, क्योंकि वहां रूम नंबर 13 में चुड़ैल का साया है। ये बात सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेता है कि अब से वो किसी भी होटल में नहीं जाएगा।